सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 5 यानी कि एजाइल डेवलपमेंट देख रहे हैं। एजाइल सॉफ्टवेयर बनाने का एक तरीका है। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि एक मेथोडोलॉजी है जिसको बहुत सारे मेथड फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पॉपुलर तो एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 4 और एजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करने वाले तरीके हैं, जिसमें स्क्रम है, डीएसएसडी है, एजाइल मॉडलिंग एएम, एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस यानी कि एयूपी। तो एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। स्क्रम एजाइल डेवलपमेंट का एक तरीका है, यानी एजाइल डेवलपमेंट एक पैराडाइम है और उसके अंतर्गत स्क्रम उसका एक तरीका है। जो स्क्रम है ये आया है रग्बी से, ये जो शब्द आया है ये रग्बी से आया है। इसमें 2 टीम्स एक कॉमन गोल के लिए काम करती है, यानी कि यहां ये फाइट हो रही है और उसके बाद यहां से एक बॉल मिलती है। बॉल के बाद यहां पर जिसको बॉल मिलती है वो दौड़ लगाता है, उसे स्प्रिंट कहते हैं। और उसके बाद वो जैसे ही फाइनल लाइन पे पहुंच जाता है, ये टीम इसको हेल्प करेगी, दूसरी टीम उसे रोकेगी। बॉल अगर पहुंच गई वहां तक तो उसे कहते हैं कि भाई वो पॉइंट मिल जाता है। तो यहां पर भी कॉमन गोल के लिए काम हो रहा है। कॉमन गोल क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहां पर स्क्रम रग्बी से आया है और ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका है, जिसकी सोच, जिसका आइडिया दिया था जेफ सुदरलैंड साहब ने। 1990 दशक की बात मैं कर रहा हूं और इस पे बहुत ज्यादा काम किया है, इस पे और डेवलप किया है श्वाबर और बीडल साहब ने। ये दोनों साहब जो आप देख रहे हैं, इन्होंने इस पे काफी काम किया। ध्यान रखिए, जो भी हम SDLC की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसकी कुछ फ्रेमवर्क एक्टिविटीज होती है, यानी कि ढांचागत गतिविधियां होती हैं जो होनी ही होनी है। स्क्रम भी इससे अछूता नहीं है। इसमें भी आपका रिक्वायरमेंट होगी, पहले जरूरतें यूजर से ली जाएंगी, फिर एनालिसिस होगा, फिर डिजाइन किया जाएगा, फिर एवोल्यूशन होगा, फिर डिलीवरी होगी। ये सारे फ्रेमवर्क एक्टिविटीज में होनी ही होनी है। लेकिन हर एक जो फ्रेमवर्क एक्टिविटी है, इसमें कुछ काम होंगे जिसको हम वर्क टास्क कहते हैं, और इसके अंदर प्रोसेस पैटर्न के तहत काम होगा। ये जो प्रोसेस पैटर्न है, इसी को हम स्प्रिंट कहते हैं। बेसिकली जैसी काम मिलता है, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आई, आपने दौड़ लगा दी, इसी को हम स्प्रिंट कहते हैं। स्प्रिंट का शाब्दिक अर्थ होता है दौड़ लगाना, बहुत तेज भागना। जो भी काम हो रहा है स्प्रिंट में बिल्कुल डिफाइंड है, लेकिन इसको बीच बीच में परिवर्तित कर सकती है आपकी स्क्रम टीम। जो टीम होगी वो इसमें तब्दीली कर सकती है। जो स्क्रम है, जैसे मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के कुछ पैटर्न होते हैं, प्रोसेस पैटर्न होते हैं। प्रोसेस पैटर्न मतलब वो तरीके जो आपको नोन है, उसको आप फॉलो करेंगे। तो स्क्रम वहां यूज होता है जहां पर टाइमलाइन बहुत टाइट है, यानी कि मान लीजिए केवल आपको 1 साल में काम करना है या 6 महीने में काम करना है, तब आप स्क्रम का यूज करेंगे। जब रिक्वायरमेंट्स एकदम चेंज हो रही है, यूजर आपको 1 साल का काम देता है, 2 महीने में आके कहता है कि साहब ये और चेंज कर दो, 4 महीने में आके कहता है ये भी इसमें ऐड कर दो। तो चेंज हो रही है रिक्वायरमेंट, यूजर की जरूरतें या फिर फंक्शनैलिटी चेंज हो रही है। और बिजनेस बड़ा क्रिटिकल है, अगर मार्केट में आप नहीं उतारेंगे सही तरीके से सही टाइम पे, तो उसका बिजनेस फेल हो जाएगा। हर एक प्रोसेस पैटर्न में कुछ काम होते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोसेस पैटर्न हम देख चुके हैं। प्रोसेस पैटर्न वो होते हैं जो एक प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करते हैं और जो ऑलरेडी वेरीफाइड है। तो प्रोसेस पैटर्न काम करने का जो तरीका है, स्क्रम में शुरुआत होती है बैकलॉग से। आप यहां पर देखिए, एक प्रोडक्ट बैकलॉग दिख रहा है आपको। तो यहां पर क्या होता है कि कस्टमर, अगर मान लीजिए ये कस्टमर है, उसने आपको एक रिक्वायरमेंट दी है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके रिक्वायरमेंट है। इसी को बैकलॉग कह रहे हैं और ये प्रायोरिटी के हिसाब से वो कहता है कि मुझे सबसे पहले ये चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर ये चाहिए। तो जो उसकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे ये फीचर्स चाहिए अपने सॉफ्टवेयर या फिर ऐप या फिर वेबसाइट में, इसको हम बैकलॉग कहते हैं। अब कोई भी यूजर का, जैसे मैंने कहा चेंजिंग रिक्वायरमेंट है, यूजर कभी भी इसमें ये जोड़ सकता है कि साहब मुझे ये और चाहिए। इसी तरीके से बैकलॉग में रिक्वायरमेंट जोड़ी जा सकती है और यहीं से चेंज आता है, क्योंकि चेंजिंग एनवायरमेंट, एजाइल का मतलब ही ये होता है कि चेंज वेलकम है, परिवर्तन वेलकम है। अब प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो ये देखेगा कि भाई ये, क्योंकि ये तो यूजर ने दिया है, वो देखेगा कि इस बैकलॉग में क्या क्या है। यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर यानी कि PM की बात कर लें, वो देखेगा क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट है और क्या क्या प्रायोरिटी है, और उस हिसाब से वो असेस करेगा कि मुझे लगता है कि यूजर ने तो ये दिया है, लेकिन ये ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम है मेरे सॉफ्टवेयर बनाने के हिसाब से। अब बैकलॉग की बात हो गई, यानी कि वो एक लिस्ट है रिक्वायरमेंट की, बस इतना समझिए।
अब स्प्रिंट्स होंगी। स्प्रिंट मतलब होती है दौड़। दौड़ कैसी होती है? यहां पर स्क्रम में नॉर्मली 30 दिन का समय लिया जाता है एक स्प्रिंट के लिए। मतलब एक दौड़, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो दौड़ हो रही है, जो रन हो रहा है, वो तकरीबन 30 दिन का होता है। तो अब यहां पर क्या है कि ये रिक्वायरमेंट है आपकी। इस रिक्वायरमेंट में जैसे मान लीजिए 1 से 50 है, तो यहां से 3 उठा ली गई। ये 3 रिक्वायरमेंट उठा ली गई और ये मान के चला गया कि भाई ये, क्योंकि आइडिया है प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट लीडर को, इनको पता है कि 30 दिन में हो जाएगी, इनको ले लिया गया। अब इसमें जब ये 3 रिक्वायरमेंट पे काम हो रहा है, तो इसमें अब आगे इस 30 दिन में जब ये कंप्लीट होंगी, रिक्वायरमेंट पूरी की जाएंगी, कोड की जाएंगी, इसको टेस्ट किया जाएगा, तब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि चेंज इस समय नहीं आएगा। मतलब इन 3 में आप बीच में चेंज नहीं कर सकते 30 दिन तक जो काम हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि 30 दिन के लिए टीम काम कर रही है। 30 दिन का 45 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है। एक नॉर्मल 30 दिन एक हमने एवरेज टाइम लिया है। इसमें जब टीम काम कर रही है, तब ये शॉर्ट टर्म है लेकिन स्टेबल है, क्योंकि रिक्वायरमेंट इस समय चेंज नहीं हो रही है। अब होगी स्क्रम मीटिंग। स्क्रम मीटिंग का मतलब यह होता है कि चाय पे चर्चा। ये शॉर्ट मीटिंग होती है, 5, 10, 15 मिनट की हो सकती है, और ये स्क्रम की जो पूरी टीम है वो मिलती है और यहां पर सवाल जवाब होते हैं। सवाल जवाब आपस में, क्योंकि सब एक बराबर तरीके से बात करते हैं, उनसे पूछा जाता है कि जो लास्ट मीटिंग थी, मतलब जो कल की मीटिंग थी, उससे एक्स्ट्रा आपने क्या काम किया है, मतलब क्या क्या काम किया है, आपको उस काम में क्या क्या तकलीफें आई हैं और इस तकलीफों को कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे बात होगी। और अब जो कल मीटिंग होने वाली है, मतलब जैसे आज मीटिंग हो रही है, तो कल क्या किया आपने, और आगे कल मतलब आने वाले कल में आप क्या करने वाले हैं। तो यहां स्क्रम मीटिंग का पूरा एक तरीका है, लेकिन बहुत कैजुअल मीटिंग होती है। इसके बाद यहां पर एक स्क्रम मास्टर है। वो मीटिंग में एक तरीके से चेयर पर्सन का काम करता है और ये देखता है कि जो हमने 3 सवाल पूछे हैं उसके क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने का भी यहीं पे डिस्कशन होता है, क्योंकि एक आदमी की प्रॉब्लम दूसरा ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरीके से यहां पर क्या होता है कि जितनी जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप बताएंगे नहीं तो प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी। डॉक्टर के पास जाके भी बताते हैं ना कि सर मेरे पेट में दर्द होता है, ये तो नहीं बोलते कि सर मैं आया हूं, प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, मैं बताऊंगा नहीं। तो प्रॉब्लम यहां पर डिस्कस होती है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाता है ताकि प्रॉब्लम आगे ना बढ़े। ये जो डेली मीटिंग है इसको नॉलेज सोशलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि यहां पर आप काम के बारे में बात कर रहे हैं और इसीलिए ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम स्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा फैक्टर है स्क्रम में। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग टीम ये होती है जो अपने आप डिसाइड करती है और आपस में बहुत अच्छे से जेल रहती है, यानी मिक्स्ड रहती है। अब ये काम हो गया, अब डेमोज होंगे, यानी कि स्प्रिंट हो गई, 30 दिन बाद, मान लीजिए 45 दिन बाद एक आपका प्रोडक्ट आ गया, आपने डेवलप कर लिया। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट। अब इसको यूजर को दिया जाता है, यूजर इसे इवैल्यूएट करेगा और फिर आपको वो फीडबैक देगा कि इसमें ये चीज कमी है या बहुत अच्छा हो गया, अब आगे काम करिए। ध्यान रखिएगा कि जो सारी फंक्शनैलिटी है, मैंने पूरी लिस्ट बताई थी ना 1 से 50 तक की, वो पूरी जरूरी नहीं है इसमें हो सकता है केवल 3 ही हो सकता है केवल 30 ही हो, लेकिन ये टाइम बॉक्स में 1 महीने में यूजर को मिल गई, ये एक अच्छी बात है। तो स्क्रम जो है वो एक अजाइल डेवलपमेंट का तरीका है जो टाइट शेड्यूल होते हैं वहां पर काम होता है। ये एक प्रोसेस पैटर्न फॉलो करता है जिसमें बैकलॉग यानी कि रिक्वायरमेंट ली जाती है, उसके हिसाब से यहां स्प्रिंट लगाई जाती है, दौड़ लगाई जाती है और उसके बाद दौड़ लगाने के बाद इसके डेमोज, इसके बीच में मीटिंग्स भी होती हैं और फिर डेमोज यूजर को दे दिए जाते हैं। तो ये पूरा स्क्रम का तरीका है। डायनेमिक सिस्टम्स डेवलपमेंट मेथड, ये भी एक एजाइल डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी का एक तरीका है। तो DSDM एक एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तरीका है। इसमें मेन चीज जो आती है वो है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, लेकिन शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल है। और टाइट शेड्यूल का मतलब हो सकता है आपको 6 महीने में सॉफ्टवेयर बना के देना पड़े, 1 साल में सॉफ्टवेयर बना के देना पड़े। तो ये जो DSDM है ये फॉलो करता है इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग। ध्यान रखिएगा, ये इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये है कि एक प्रोटोटाइप बनाया, यूजर को दिया, उसके बाद अगला प्रोटोटाइप दिया, वो कुछ एक्स्ट्रा होगा, इंक्रीमेंटल होगा। कहने का मतलब कि अगर आपके पास 50 रिक्वायरमेंट है, पहले प्रोटोटाइप में आपने 10 रिक्वायरमेंट दी और यूजर को दी, उसने इवैल्यूएट किया,
उसके बाद जो अगला प्रोटोटाइप आप बना के देंगे वो इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइप होगा, यानी कि इसमें 15 फंक्शनैलिटी 20 फंक्शनैलिटी ऐसे होगी। ध्यान रहे कि ये कंट्रोल्ड प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में काम करता है, पेरेटो प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर आपको डीएसडीएम कोई भी पूछे या आपको लिखना हो तो इसमें पेरेटो प्रिंसिपल का आपको जरूर जिक्र करना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि अगर आप 20% एफर्ट करें तो आप 80% काम कर सकते हैं। केवल 20% एफर्ट करने पर 80% काम हो सकता है। एक और चीज ये है, डीएसडीएम और ट्रेडिशनल अप्रोच में जो डिफरेंस है वो यहां आता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में ये काम है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स, हमने वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल, ये सब देखी। इसमें जो भी यूजर की रिक्वायरमेंट है उसको करना जरूरी है, और समय और कॉस्ट ये थोड़ा सा लैडर में नीचे आता है। यहां पर डीएसडीएम में टाइम और कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, टाइम बहुत फिक्स्ड है, कॉस्ट भी आपको बिल्कुल ओवररन नहीं करनी है, और फीचर हम देते रहेंगे, क्योंकि फीचर यूजर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम तो ये काम कर ही रही है। पेरेटो प्रिंसिपल का यहां पर उपयोग होता है। डीएसडीएम एक इटरेटिव प्रोसेस है, यानी कि हर एक इटरेशन 80% रूल फॉलो करेगी। कहने का मतलब ये आपका पहला प्रोटोटाइप है, इसमें आपको 10 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। आप 8 रिक्वायरमेंट पूरी करके भी आप नेक्स्ट इंक्रीमेंट में जा सकते हैं। हो गया ना, 80% कर दिया आपने इसमें, और आप दूसरे में जा सकते हैं। तो इसी को हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में जाना कहते हैं। कहने का मतलब इतना काम कर लें जिससे हम नेक्स्ट इंक्रीमेंट में जा सके। बाकी कब होगा? क्योंकि अब जैसे ही हम ये 8 रिक्वायरमेंट पूरी करके देंगे, यूजर कुछ बताएगा आपको, और उसके हिसाब से हम अगला इंक्रीमेंट प्लान कर सकते हैं। उस पर भी हम पेरेटो प्रिंसिपल लगाएंगे। तो जो डीएसडीएम यानी कि डायनेमिक सिस्टम डेवलपमेंट मेथड का कंसोर्शियम है, उन्होंने एक डीएसडीएम की लाइफ साइकिल बताई है कि कैसे क्या काम होने वाला है। ये जो लाइफ साइकिल है, हम जानते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या फिर हमारे जो सारे लाइफ साइकिल्स हैं उसमें हम कम्युनिकेशन से शुरू करते हैं, फिर उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं, मॉडलिंग करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बाद में हम डिप्लॉयमेंट करते हैं। ये एक नॉर्मल लाइफ साइकिल का तरीका है। डीएसडीएम में शुरुआत होती है फिजिबिलिटी स्टडी से। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है कि हमको जानना है कि क्या क्या हमारे रिक्वायरमेंट है, यूजर क्या क्या रिक्वायरमेंट दे रहा है, और क्या क्या काम करने में हमको कंस्ट्रेंट्स है कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये सब कंस्ट्रेंट्स हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी में आते हैं कि इसको करने से क्या फायदे है, क्या नुकसान है, करना है नहीं करना है तो कैसे करना है। और उसके बाद यहां पर आता है दूसरा, वो है बिजनेस स्टडी। यहां पर जो रिक्वायरमेंट मिली है उसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल में जैसे आता है परफॉर्मेंस कितना होना चाहिए, फंक्शनल में आता है कि भाई ये बटन पे क्या लिखा होना चाहिए, इस बटन से क्या काम होगा, इमेज क्लीन करनी है, इमेज को रोटेट करना है। ऐसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। अब जो इटरेटिव साइकिल्स है, मैंने आपसे कहा ना कि हर बार एक इटरेशन होगा और हर बार इटरेशन के बाद एक प्रोटोटाइप आप जनरेट करेंगे। तो ये जो इटरेशन, हर एक इटरेशन होगा, 3 टाइप के हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं इसमें। पहला जो है वो है फंक्शनल मॉडल इटरेशन। यहां पर क्या होगा कि आप एक प्रोटोटाइप बनाएंगे जो कि इंक्रीमेंटल होगा। अगर पहले बना चुके हैं तो पहला होगा, पहला बना रहे तो पहला होगा। उसके बाद जो दूसरा होगा वो पहले वाले का इंक्रीमेंट होगा, कुछ एडेड होगा, कुछ बढ़ोतरी होगी। अब इसको आप यूजर के समक्ष रख देंगे, यूजर इसे देखेगा, है ना। बेसिकली ये बनाने का तरीका, जो फंक्शनल मॉडल इटरेशन का जो मेन काम है वो ये है कि यूजर से आपको इनपुट लेना है, रिक्वायरमेंट, एडिशनल रिक्वायरमेंट लेना है। उसके बाद दूसरा जो होगा वो है डिजाइन एंड बिल्ड इटरेशन। मतलब दूसरा जो इटरेशन होगा, दूसरा जो चक्र चलेगा वो है डिजाइन और बिल्ड इटरेशन। इसमें क्या होगा कि यहां जो फंक्शनल के समय जो चीज बनाई गई है ना, उसको रिविजिट करेंगे, ताकि आप ये देखेंगे कि भाई जो यूजर ने बताया वो चीज इनकॉर्पोरेट हो गई कि नहीं हो गई, आ गई कि नहीं आ गई। फाइनली होगा इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या है कि अभी आपका एक आपके पास इंक्रीमेंट है आपका, क्योंकि प्रोटोटाइप टाइप इंक्रीमेंट चल रहा है, इसको आप एक्चुअल एनवायरनमेंट में लाएंगे जहां पर ये काम करने वाला है। इसे आप प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। तो ये है डीएसडीएम। अगर पूरी तौर पे समझाऊं तो इसमें मेन चीज ये है, टाइट शेड्यूल में काम करना है, और पेरेटो प्रिंसिपल का इसमें इंप्लीमेंटेशन होता है। और ये फिजिबिलिटी स्टडी, बिजनेस स्टडी इसकी डीएसडीएम लाइफ साइकिल में आता है, और इटरेटिव साइकिल में फंक्शनल मॉडल, डिजाइन एंड बिल्ड और इंप्लीमेंटेशन आता है। ध्यान रहे कि इंक्रीमेंट 100% कंप्लीट ना हो तो भी चलेगा, 10 में से 8 भी चलेगा। और यहां पर जो भी चेंजेस आ रहे हैं हर एक इंक्रीमेंट में आपको वो जोड़ते रहने हैं। जब भी आप ये काम कर रहे हैं,
जो DSDM डेवलपमेंट वर्क है वो आप, क्योंकि आप हर एक इटरेशन एक्टिविटी में जो फंक्शनल मॉडल मैंने जो पहला बताया आपको एक्टिविटी, उसमें आप दोबारा जा सकते हैं। मतलब क्योंकि आपके पास जैसी रिक्वायरमेंट आएगी आपको दोबारा उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एजाइल मॉडलिंग, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि एजाइल मॉडलिंग के क्या तरीके हो सकते हैं। होता यह है कई बार हम एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर टीम बहुत बड़े बड़े हमको सॉफ्टवेयर बनाने होते हैं, कई ऐसे सिस्टम्स बनाने होते हैं जो उस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में किसी मॉडल को उतारना या फॉलो करना, वहां पर कुछ दिक्कतें हो सकती है, खासतौर पे उस मॉडल को मैनेज करना, क्योंकि मॉडल तो बहुत सारे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग एक मॉडल है, स्क्रम एक मॉडल है, ऐसे DSDM है, ऐसे तमाम तरीके के मॉडल लोगों ने बताए हैं और ये लोग यूज करते हैं। तो क्या ऐसा कोई एजाइल अप्रोच है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मॉडलिंग में जो हमें फायदा दे सके, हम इसको अच्छी तरीके से इसमें फलीभूत कर सकें, लगा सकें? देखिए, AM तो आपको वैसे ही बताता है, एजाइल मॉडलिंग के बारे में हमने इतना जितना समझा है वो आपको बेसिक प्रिंसिपल तो बताता है कि स्क्रम में क्या होता है, फटाफट काम करना है, 30 दिन में काम करना है, मीटिंग करनी है। XP बोलता है कि भाई यूजर स्टोरीज बनाइए, उसको दिखाइए, फिर उसके बाद उस पर फीडबैक पे काम करिए। तो तमाम तरीके की चीज इसमें बताई गई है। लेकिन एजाइल मॉडलिंग क्या बोलती है आपको, वो ये कहती है कि अगर आप एजाइल मॉडलिंग यूज करते हैं तो पहली चीज तो ये है आपको मॉडल विद अ पर्पस। इसका मतलब ये है कि आप किसके लिए काम कर रहे हैं, आपका एम क्या है। बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं कि आप यूजर के लिए बना रहे हैं, और जिस यूजर के बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिस तरीके का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हो सकता है बैंकिंग बना रहे हो, वो बिल्कुल अलग होगा अगर आप कम्युनिकेशन वाला सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो इस हिसाब से आपको मॉडलिंग इसमें करनी पड़ेगी। दूसरा है यूज मल्टीपल मॉडल्स। जैसे अभी मैंने आपको 2-4 मॉडलों के नाम बताए, अब कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है वो दोनों आपको देखना है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक ही मॉडल से चलें, आप मॉडलों को कंबाइन भी कर सकते हैं। यूज मल्टीपल मॉडल। ट्रैवल लाइट, केवल जैसे आपने मॉडल डिसाइड कर लिया, अब जरूरी नहीं है कि किसी ने कहा कि भाई स्क्रम में यही काम होना है, आप स्क्रम में XP क्यों नहीं डाल सकते? XP के आप ऑप्शन डाल सकते हैं इसमें। तो कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिप्रेजेंटेशन। देखिए, एक ऐसा मॉडल आपने बता दिया कि भाई ये सारे फॉलो हमको करने हैं, लेकिन वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा। हाँ, आपने थोड़ा लूज कर दिया उसको, और आपके ऑडियंस को, आपके जो स्टेक होल्डर है उनको उससे फायदा दिख रहा है, तो बेटर ये है उसी को फॉलो करें। एंड नो द मॉडल्स एंड टूल्स यू यूज टू क्रिएट देम। हर एक मॉडल की क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां, किस समय उसको यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने आपसे कहा, क्योंकि एजिलिटी का मतलब ही फ्लेक्सिबिलिटी है, तो मॉडल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ना की जाए। एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस। देखिए, हम ऑलरेडी यूनिफाइड प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें इंसेप्शन, इलॉबरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, ये 4 फेजेस होते थे। हमने इसमें बात की थी कि जो फेजेस हैं, जैसे वाटरफॉल मॉडल में हम अगर आप फ्रेमवर्क एक्टिविटी ले लें तो कम्युनिकेशन से लेकर डिप्लॉयमेंट तक ये सीरियली चलता है। कोई भी, जैसे कम्युनिकेशन के साथ मॉडलिंग के साथ प्लानिंग के साथ आपका कंस्ट्रक्शन, ये साथ नहीं चलता है। इसमें बताया गया था यूनिफाइड में कि भाई आप एक साथ 2 काम कर सकते हैं या मल्टीपल कॉन्करेंटली काम करते हैं, स्टैगर्ड कॉन्करेंसी में काम कर सकते हैं। और हर एक जैसे जो फेज है इसमें आप मल्टीपल इटरेशंस डाल सकते हैं, ऐसे इटरेशंस हो सकते हैं जिससे रिजल्ट आएगा। जैसे आप कंस्ट्रक्शन फेज में देखिए C1 C2 करके 2 इटरेशंस है, 2 बार आप इसको चला सकते हैं। और हर बार आप ये जो एक्टिविटी है, मॉडल इंप्लीमेंटेशन, टेस्ट, डिप्लॉयमेंट, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, ये जो मैंने आपको बताया वो भी चलती रहेंगी साथ में। तो ये एक यूनिफाइड प्रोसेस था। ऐसी रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस बनाया गया। एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस का मतलब ये है कि आप यूनिफाइड प्रोसेस के साथ आप एजिलिटी जोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो एक टाइम कंज्यूमिंग कह सकते हैं या एक फॉलो करने का तरीका है, लेकिन इसमें एजिलिटी अगर आप डाल देंगे या फ्लेक्सिबिलिटी डाल देंगे, फास्ट फॉरवर्ड काम करेंगे, तो उसको एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस कहते हैं। तो एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस का मतलब यह है सीरियल इन लार्ज, मतलब जब आप काम कर रहे हैं तो आप सीरियली चलेंगे। सीरियली में क्या क्या होगा? इंसेप्शन होगा, इलैबोरेशन होगा, कंस्ट्रक्शन होगा, ट्रांजिशन होगा, ये सारे फेजेस इसमें चलेंगे। लेकिन जब आप इस पोजीशन पे होंगे तो यहां आप इटरेटिव काम करेंगे, और इसी को
इटरेटिव इन स्मॉल कह रहे हैं, सीरियल इन लार्ज। पूरे प्रोजेक्ट को जब बड़े तौर पे देखेंगे तो वो सीरियली ये वाले फेजेस फॉलो करेगा, लेकिन जब आप एक पॉइंट पे होंगे तो वहां पर आप इटरेशन का काम करेंगे, बार बार चीजें प्रोड्यूस करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम पता चले। तो जैसे यूपी के फेज थे यूनिफाइड प्रोसेस के, जैसे मैंने आपको बताया इंसेप्शन, इलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन, ये तो थे ही थे। यहां पर जो एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस है, ये तरीका अपनाता है, ये कोशिश करता है सीरियल ओवरले। कहने का मतलब ये है कि जो लीनियर तरीका है इसमें आपके हर पॉइंट पे एजिलिटी डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हर एक एक्टिविटी, जैसे मैंने बताया कि ये जो सीरियल काम कर रहे हैं इसमें हम एजिलिटी डालने की, एजिलिटी पाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यूजर को हमको सॉफ्टवेयर इंक्रीमेंट देने हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट देना है जो ऑपरेशनल हो और फटाफट उसका डेवलपमेंट होना चाहिए और उसका फटाफट फीडबैक मिलना चाहिए और दूसरे इंक्रीमेंट पे आपको बढ़ना है। तो एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस, यहां पर जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो एक्टिविटी होती है उसमें क्या किया जाएगा। यूनिफाइड प्रोसेस में तो हमें पता है, एजाइल यूनिफाइड प्रोसेस में जो मॉडल से लेकर एनवायरनमेंट है वो क्या करता है वो हमें समझना पड़ेगा। यहां पर मॉडलिंग का मतलब यह है कि आप यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के तहत बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे, जैसे यूज केस मॉडलिंग, यूज केस बनाएंगे, आप डिजाइन करेंगे मॉडलिंग में, आप सीक्वेंस डायग्राम बना सकते हैं, ये सारी चीजें बनेंगे। बेसिकली आपको जो प्रॉब्लम है उसको समझना है और वो इस तरीके से बनाना है कि आप और यूजर दोनों समझ सकें, ये मॉडलिंग हो गई। बट अब इतने सारे, जैसे पहले 9 डायग्राम थे, फिर 13 हो गए, आज तमाम तरीके के यूएमएल डायग्राम्स अवेलेबल है। अब ये सब बनाना आपने शुरू कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एजाइल जब जुड़ जाता है यूनिफाइड प्रोसेस के साथ तो ये कहता है कि जस्ट बेयरली गुड इनफ, इतना बना दीजिए जितना जरूरी हो, आपको सारे बनाने की जरूरत नहीं है, उतना बनाइए जो जरूरी हो या जब को लगता है जहां पर मुझे मॉडलिंग की जरूरत है। अब यहां जब इंप्लीमेंटेशन की बात ये आती है कि जो मॉडल्स आपने बनाए बेयरली, मतलब जो थोड़े बहुत मॉडल बना दिए हैं, इनको आपको सोर्स कोड में तब्दील करना है, यानी कि वाकई में इसको कोड करना है। अब इसकी टेस्टिंग करनी है। आपको याद है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में क्या बात की थी हमने, जो टीम है वो बनाएगी, और आपको याद है कि वहां बहुत ही हल्का डिजाइन या फिर कहेंगे केवल सीआरसी पे काम हो रहा था। तो यहां पर क्या है कि जो सोर्स कोड बनाएंगे, फटाफट सोर्स कोड बनाए जाएंगे और उसको फटाफट टेस्टिंग की जाएगी ताकि हमको एरर पता लगे। एक तरीके से यूनिट टेस्टिंग और फटाफट उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग होगी। डिप्लॉयमेंट की बात यहां पर आती है कि जैसे ही आपका काम तैयार हुआ आप इसको यूजर को दे दीजिए, यूजर इसका आपको फीडबैक देगा और बताएगा क्या प्रॉब्लम है। अब यहां पर कॉन्फ़िगरेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये वाली धारा है, इसमें यह कहा गया कि आपको यह पता करना पड़ेगा कि यूजर आपको चेंज बताएगा क्योंकि यूजर यहां से चेंज बता रहा है। अब उसको चेंज को मैनेज करना है, परिवर्तन आपको लाने हैं, और जो भी रिस्क है, जो भी जोखिम है, इसको मैनेज करना है, रिस्क कम करने की कोशिश करनी है, और आपको यह भी देखना है कि प्रोडक्ट बनता रहे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये बेसिकली ये तय करता है कि प्रोसेस इस सीरियली क्या प्रोग्रेस हो रही है, और अगर टीम है आपस में कि उनका क्या काम चल रहा है, कोई टेस्टिंग टीम होगी, कोई डेवलपमेंट टीम होगी। एनवायरनमेंट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यहां पर क्या है कि आपको लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको बकायदा टूल्स या उपकरण देने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट है वो बतानी पड़ेगी, और जो स्टैंडर्ड है, जैसे आपको कोई मान लीजिए मिश्रा स्टैंडर्ड फॉलो करना है, कोई और स्टैंडर्ड आपका खुद बनाया हुआ स्टैंडर्ड है वो लोग फॉलो करना है, वो जो माहौल है वो आपको मैनेज करना होगा, उसका प्रबंधन करना होगा। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।